नमस्कार, मैं रवि। आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज के कार्यक्रम जनसदन में। आज अभी चुनाव दस्तक दे चुका है। कुछ दिनों में जो घोषणा है उसके बारे में डेट्स की हो जाएगी। चुनावी जो पार्टियां हैं जो चुनावी रण में आ रही हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी शुरू कर दी हैं। कुछ ने एक्सटेंड किया है और कुछ जो है बहुत ही अग्रेसिव रूप से चल रही हैं। तो आज की चर्चा हमारी इसी पे है। हमारे पैनलिस्ट हैं आज भारतीय जनता पार्टी से श्री संदीप राणा जी, कांग्रेस से श्री अमनदीप बत्रा जी और साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी और सलाहकार संजय श्रीवास्तव। अभी अगर हम चुनाव की बात देखें तो चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, रणभेरियां बच चुकी हैं, इनिशिएटिव लिया जा चुका है। कुछ पार्टियों ने तो अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए हैं। अब इसमें पक्ष प्रतिपक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। भाजपा कुछ चुनावी दावों के साथ है, कुछ चुनावी सीटों के लिए कह रही है। जो विपक्ष है वो अपनी धार भी तेज कर रहा है, संगठनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है ताकि वो जो पक्ष है उसको ज्यादा बढ़िया से दे सके। हम इसी पे जो आज बात शुरू करेंगे वो शुरुआत करेंगे श्री संदीप राणा जी से। संदीप जी, भाजपा जैसा अपना नारा दे रही है, भाजपा जो नारा दे रही है अब की बार 400 पार, उसमें उन्होंने कुछ इनिशिएटिव भी ले लिए हैं, आपने कुछ टिकट भी डिक्लेयर कर दिए हैं, पर बहुत ज्यादा आपाधापी दिख रही है। आप ऐसे नए भी समीकरण तलाश रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि शायद जो आपने वादा कर दिया उसमें कुछ अतिरेक हो गया, तो उसके लिए आप नए समीकरण भी तलाश रहे हैं। तो अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजिक रूप से भाजपा किस तरह से आगे बढ़ रही है उस चुनाव को लेके, और उसमें आप किस तरह से देखते हैं कि आपकी पार्टी जो आपने वादा किया है जनता को उस पे खरी उतरेगी? सादर प्रणाम और आप सबको जय श्री राम। पूरे देश के अंदर आज वातावरण भाजपा में हो चुका है और आज देश इंतजार कर रहा उस घड़ी की कब देश जो है कमल के बटन को दबाए और कब पुनः मोदी जी की सरकार तीसरी बार देश के अंदर बने। और जो हमने नारा दिया है कि अब की बात 400 पार, उस नारे को साकार करने के लिए आज पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है। आप देखेंगे आज पूरे देश के अंदर वातावरण बन गया है कि मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सब मोदी में। और उसका कारण है कि जो माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को लेकर जो मोदी जी ने देश का चहुमुखी विकास किया है और लोगों की आशा और अपेक्षा पर खरा उतरने का जो माननीय मोदी जी ने काम किया है, उसका परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे कश्मीर के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी का परसों जो कार्यक्रम था, ऐतिहासिक कार्यक्रम, आजादी के कालखंड के बाद पहली बार कश्मीर के अंदर जो ग्राउंड था वो ग्राउंड फुल था, बाहर एलईडियां लगी थी, सारी रोडें जाम थी। माननीय प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं जनता का स्नेह, जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद उनको निरंतर मिल रहा है। और आप देखेंगे आज पूरा जो हमारा जो एनडीए जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी जो टिकट जो घोषित किए हैं, चारों तरफ जो उत्साह का माहौल है, उमंग का वातावरण है। और जो सीटें अभी डिक्लेयर होने को रह गई हैं, कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता भी टकटकी लगाए बैठी है कि कब भारतीय जनता पार्टी पूरे आपने 543 प्रत्याशियों को मैदान में उतारे और कब हम कमल जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करेंगे और पुनः देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और दूसरी ओर आप देखेंगे, दूसरी ओर एनडी जो गठबंधन है निरंतर निराशा के अभाव में जी रहा है, आज उनका गठबंधन टूट रहा है। आप देखेंगे जो इन्होंने बड़ा गठबंधन बनाने की जो एक तैयारी की थी मोदी जी को रोकने की, वो इनका सपना चकनाचूर हो रहा है, क्योंकि देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। आज देखेंगे पश्चिम बंगाल में इनका गठबंधन, ममता जी ने अपनी जो है 42 सीटें डिक्लेयर कर दी, यूपी में इनका कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है। आप देखो दक्षिण के जो राज्य थे जहां इनको उम्मीदें थी, आज दक्षिण में भी जो है कमल और दक्षिण के जो वहां के क्षेत्रीय दल थे वो मोदी जी के साथ आने का काम करें। और इससे लगता है कि जो मोदी जी ने कहा है, जो हमारी पार्टी ने कहा है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार,
और लगता है कि एनडीए 450 पार जाने वाला है। आप देखेंगे इसका वातावरण पूरे देश के अंदर बना है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा। आपकी बात सही है, पर आपने जवाब नहीं दिया कि अगर इतना ही कंफर्म था 400 पार, तो आप नए नए स्ट्रेटजिक गठबंधन की तरफ क्यों जा रहे हैं? और दूसरी, अगर हम और भी आप एक सवाल और भी एक्सटेंड करेंगे इसमें, कि अगर आप ये कहते हैं कि सारा भाजपा का परिवार, तो ये जरूर सवाल बनता है कि मणिपुर को क्यों इतनी देर से छोड़ा गया है। मैं लौटूंगा आपके पास है अमनदीप जी। अगर हम देखें इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन जिस तरह से शुरू हुआ था, उसके बाद वो डिरेल हो गया, और डिरेल होने के बाद फिर वापस पटरी पे आ रहा है। अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर हम इनिशिएटिव देखें तो जो कांग्रेस के इनिशिएटिव हैं वो काफी हद तक अभी सामने नहीं आए हैं, और उन इनिशिएटिव्स में जैसे जो टिकट का बंटवारा है, कुछ जगहों पे हो गया है, कुछ पे नहीं हुआ है, आपके कैंडिडेट्स की लिस्ट बड़े पैमाने पे नहीं आई है, और ये खासकर ये नहीं दिख रहा है, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है दिखना, कि किस तरह से कांग्रेस, वो तो गठबंधन में कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस किस तरह से और कहां पे अपने आप को लीड कर रही है, कहां पे गठबंधन के साथियों को लीड कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मान्यवर, जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव की बिल्कुल बच चुका है, और जिस प्रकार से हर पार्टी, एक मैं कहूँ कि उसमें एक हलचल हो रखी है। आपका जो सवाल है कि कांग्रेस किस पटल पर कार्य कर रही है, और किस प्रयास को लेकर आ रही है, और क्या करना चाहती है। देखिए, संगठन है, संगठन के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, निरंतर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि जिसको हम लेकर धरातल पर उतरे, और हमारे कैंडिडेट्स उनको धरातल पर लेकर उतरे, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो हमारी कथनी है वो हमारी करनी है। हाँ, रही बात जो पक्ष में भाजपा सरकार है, रही बात उनकी, तो अभी ये जिस प्रकार से माननीय प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि मोदी की गारंटी और मोदी का विश्वास पूरे देश पर है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देखिए, हमें सबको पता है, और ये मिरर है, ये साफ है, ट्रांसपेरेंसी है, कि हर जगह मान्यवर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे कर रही है पार्टी, और लोगों ने विश्वास जताया, ऐसी बात नहीं जताया। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो जुमलेबाजों की सरकार है, वो किस प्रकार से जुमलेबाजी इन्होंने प्रदेश के अंदर करी, इन्होंने देश के अंदर करी। अगर हमारे प्रदेश एवं देश के लोगों ने इनके ऊपर विश्वास जताने का कार्य किया, तो आज हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगार है, हमारे देश का युवा बेरोजगार है। आज हमारे प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े निरंतर, मैं समझता हूं कि एक से बढ़कर एक सामने आ रहे हैं, जो सिस्टम इनके द्वारा किए जा रहे हैं। निरंतर सरकार जिस प्रकार से गुंडागर्दी की सरकार है, इनके मंत्री और जो अन्य कार्यकर्ता हैं, चीजें हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक चुनाव जो होता है, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है। चुनाव मुद्दों पर लड़ने के लिए मुद्दे होने चाहिए, लेकिन सरकार बोलती है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। तो मैं ये कहता हूं, देखिए, हम प्रदेश उत्तराखंड में बैठे हैं, प्रदेश उत्तराखंड के आप अंदर बताइए कौन सा मुद्दा नहीं है कि जो आज हमें ना उठाना हो। आज हमारी सरकार अंकिता भंडारी के इस मुद्दे पर नहीं बोलती है। आज हमारे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े घोटाले होते हैं, सरकार उस पर वार्तालाप नहीं करती है। आज भी अंकिता भंडारी के माँ बाप न्याय मांग रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। तो ये जो जिस प्रकार से स्थिति आज प्रदेश के अंदर निरंतर बढ़ रही है, निरंतर सरकारों ने अपने कानों के अंदर रुई डाल रखी है। बहुत दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश के, हमारे देश की जनता का। आज हमारा युवा बेरोजगार है। आप किस मुंह से धरातल पर उतरेंगे, और किस मुंह से? आप पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि मोदी गारंटी, इस बार भी कहा इन्होंने मोदी गारंटी। आप मुझे एक गारंटी गिना दीजिए जो आपने यहाँ पर हमारे प्रदेश के अंदर की गई हो। देखिए, प्रदेश लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी गारंटियां गिनाता हूँ। आपने बोला प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे, नहीं दिया। आपने महंगाई को कम करने का कार्य करने का कहा, नहीं किया। आप मुझे एक गारंटी गिना दीजिए जिस पर आप खरे उतरे हो। और आज हमारे प्रदेश की जनता तार-तार है। मान्यवर, अभी रवि शरण जी द्वारा, आपके द्वारा ये सवाल पूछा गया, मेरे द्वारा ये सवाल पूछा जा रहा था कि आपने मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोला। आज हमारे एक मणिपुर का रेसलर जो नेशनल लेवल पे जाकर मणिपुर की आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप आज हमारे किसान देखो, कांग्रेस की बात करेंगे, आप कांग्रेस संजय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आता हूँ सर। क्या है, आप लोग जब दो लोग बोलते हैं ना,
वो बहस की सार्थकता खत्म हो जाती है, आवाज आती जाती है। फायदा क्या, न आपकी बात गई न उनकी गई। मैं वापस आता हूँ। परमानेंट न्यूज चैनल पर बैठे हैं, यहाँ से ऐसा संजय सर के पास चलते हैं, संजय सर के पास चलते हैं। सर, अभी दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारा ये स्टेटस है। अगर ये देखा जाए कि किस तरह से आगे बढ़ना है, तो परिलक्षित है कि भाजपा उसमें आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने काफी कठोर कदम लिए हैं और सार्थक कदम लिए हैं, जो कि, लेकिन अगर हम देखें आज भी ये दिखता है कि कांग्रेस उस तरह से खुल के नहीं आ पा रही है। खासकर जो, जैसे हम गठबंधन की, अगर इनके गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में कुछ छुटपुट तो यह है कि एक्टिविटी हो रही है, बट अगर हम ओवरऑल कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस किस तरह से आ रही है या क्या सोच रही है, ये अभी पब्लिक को क्लियर नहीं है। हो सकता है स्ट्रैटेजिकली वो थोड़ा सा बाउंस बैक अपने को रख रहे हो, लेकिन किस तरह से कांग्रेस सामने आना चाहिए। गठबंधन है वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस का उस गठबंधन में एक बड़ा रोल है और बड़ी पार्टी भी है, तो वो किस तरह से आना चाह रही है, आप उस पर कुछ अपना। देखिए, सबसे पहली चीज रविशंकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि जिस तरह से आज आपने आज के डिबेट को खोला है। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण ये देखने की वाली बात है कि जो दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस भाजपा ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और दोनों पार्टियों ने अपना एक गठबंधन तैयार किया है, एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव एक रंग दिया है और उस चुनाव में अग्रणी भूमिका में, अग्रणी पंक्ति में चल रही है, तो आप कहीं से ये नहीं कह सकते कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। भाजपा आज लीड ले चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी हमको लगता है कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव में जा रही है या राहुल गांधी के प्रमोशन में जा रही है। पूरी कांग्रेस राहुल की रैली को, नो डाउट राहुल की रैली बहुत अच्छी हो रही है, बहुत भीड़ उमड़ के आ रही है, लेकिन यह जो भीड़ आ रही है, क्या वो चुनाव जिताने की स्थिति में रहेगी, वह वोट के रूप में तब्दील होगी? यह महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी रूप से काम कर रही है, और जमीनी रूप से काम करके अगर उसने 400 का नारा दिया है, 370 भारतीय जनता पार्टी ने अपना नारा दिया है, तो हो सकता है कि 10, 20, 25 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उसका लग रहा है, दिख रहा है, सारे नेता चुनावी मूड में है। सारी भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि अगर आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आज चुनाव हो जाए तो तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी, आप देखिए, राहुल गांधी की रैली को ज्यादा प्रदर्शित कर रही है, प्रमोट कर रही है। उसके नेता, जितने नेता हैं, किसी नेता को अगर 10 नेता का नाम जुड़ा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि 10 ऐसे नेता हैं जो चुनावी मूड में है। रविशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मैं संदीप जी आपके पास आऊंगा। मेरा कहना यही था, मणिपुर पे जो मैंने कहा कि उस पे प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट न देना। देखिए, भावात्मक रूप से प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हम सब भी जानते हैं कि वो भी हमारा पार्ट है, और उस पे उस तरह से रिएक्ट ना करना जिस तरह से आप, दोनों घटनाएं तो बहुत ही दुखद थी। संदेश खाली पे रिएक्ट करना, आप संदेश खाली मिलने चले गए, आप शायद मणिपुर जा सकते थे, ऐसा जनता चाहती है, जनता के मन में ऐसी इच्छा है। तो वो इस तरह का मतलब जो डिवाइसिव वैल्यू आ रही है, वो क्यों आ रही है? और इस पे मैं जरूर चाहूंगा, आप देखिए इसका क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमारे एक खिलाड़ी ने रो रो के मणिपुर की गाथा व्यक्त की। हमारी जो इमेज है, देश की जो इमेज है, निश्चित सी बात है वो जो भी प्रधानमंत्री है उसके थ्रू ही बनी है, बट अब जो चीजें जा रही हैं वो किस तरफ ले जा रही हैं ये। और इसके साथ मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं भाजपा के चुनावी रणनीति की, तो चुनावी रणनीति में भी अगर हम देखें, हम कह रहे हैं कि इंडिया पीछे है, हम लोग सब लोग पैनलिस्ट इस बात से अभी तक अग्री हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि क्यों भाजपा अभी भी महाराष्ट्र या बिहार जैसे प्रदेशों में कोई भी क्लियरिटी नहीं दे पा रही है, और इस पे किस तरह से काम कर रही है? अगर आप इस पे कुछ अपने विचार रखना चाहें। आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल, वहां के कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, पूर्व के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी ने भाजपा ज्वाइन की है। निश्चित रूप से आज कांग्रेस के बड़े नेता सारे भाजपा में आने को पार्टनर, और जो अच्छे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत भी है। और बिहार का परिदृश्य, जहां आपने कहा, बिहार की जितनी 40 की 40 सीटें इस समय एनडीए गठबंधन को मिलने वाली हैं, नीतीश कुमार की वहां के
बड़े नेता है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी जब वहां पर जो समझौता हो गया है सर, नहीं सीटों दोनों जगहों पे, दोनों प्रदेशों में कहीं कोई आपने देखा होगा तो एनडीए का जो गठबंधन है कहीं पर भी किसी भी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी की और चाहे हमारे जो गठबंधन के सहयोगी, कहीं पर भी सीटों को बंटवारे को लेकर के कहीं पर एक शब्द आप बताइए कहीं मीडिया में आया हो, कहीं उन्होंने कोई नहीं, सब संतुष्ट हैं और सब ने कहा संतुष्ट होने का तो कांग्रेस से ज्यादा संतुष्ट कोई है नहीं। आप मेरे को ये सवाल मेरा ये था कि क्या उस पर कोई काम हुआ है? अगर उस पर कोई डेटा आया है, आप कह रहे हैं ना कि सब संतुष्ट हैं, तो किस बात पे संतुष्ट हैं, कितनी सीटों पे संतुष्ट हैं? तो आंध्र प्रदेश भी उसमें जोड़ लीजिए। मैं आपको आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी, तमाम जो वहाँ के जो हमारे चंद्रबाबू नायडू जी कल ही जो है कुछ दिन पहले अलायंस पर, निश्चित रूप से जो प्रमुख जो वहाँ के नेता माने, हम काम करते हैं तेरा वैभव अमर रहेगा, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के आगे सेवा भावों को आगे रख करके हम चलने वाले लोग हैं। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए माननीय मोदी जी निरंतर प्रयासरत रहे और उसका कारण है कि जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है। और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प को साकार करने के लिए आज पूरे देश की 100 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ उनका आशीर्वाद है। निश्चित रूप से बिहार में भी और महाराष्ट्र में भी जो बड़े राज्य हैं, यूपी में तो हम 80 सारी सीटें, 80 की 80 सीटें, क्योंकि वहां से राहुल गांधी भी प्लान कर चुके हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था प्रियंका गांधी को लोग कहते हैं आप रायबरेली लड़ी, वहां की प्रियंका गांधी भी मना। एक छोटा सा सवाल मैं जोड़ दूं, यूपी में सारी 80 सीटें आप लड़ रहे हैं या आपका सहयोगी है? और अगर सहयोगी है तो उनको कितनी सीटें दे रहे हैं? जो एनडीए का जो हमारा गठबंधन है, निश्चित रूप से हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, कहाँ हमारे वहाँ जो प्रमुख नेता हैं जिनके साथ हमारा अलायंस है, निश्चित रूप से उनको भी सम्मान किया जाएगा और जो उनकी जहां मजबूत होंगे निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी, आप निश्चिंत रहिए, बिहार हो, हम प्रदेशों को नहीं देते, हमारा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है उसको साकार करने का यदि किसने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया है। और उसका परिणाम है कश्मीर से धारा 370 को हमने हमेशा के लिए खत्म करने का काम किया। जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम जो धारा करते थे, उसको हमने खत्म करने का काम किया। और कांग्रेस कहती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 पे लगा देंगे। यही कांग्रेस की विचारधारा। कहाँ कांग्रेस जा रही है? कहने का तात्पर्य है निश्चित रूप से मोदी जी के साथ आज पूरा भारत है, देश की जनता है। और इतना नहीं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको ही। आज सब प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, और भव्य राम मंदिर का जो नवनिर्माण हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, निश्चित रूप से भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार इस समय देश की सत्ता पर विराजमान होने वाली। और मोदी जी ने कहा है कि हमने जो छोटे छोटे काम थे, चाहे शौचालय के काम थे, हमारे बैंकों में जो जनधन योजना के तहत हमारे खाते अभी आपको मैं मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा, अब बड़े काम की भागी है। जो तीसरा जो कार्यकाल मोदी जी का हुआ, मोदी जी ने कहा है कि जो बड़े काम है उन कामों को हम करने का काम करेंगे। चलिए, मैं एक सवाल से जुड़ा एक सवाल जोड़ देता हूं, फिर आपके पास लौटूंगा। तो बड़े काम का मतलब क्या? जो आपके कर्नाटक के सांसद ने कहा कि हम संविधान बदलने के लिए चाहते हैं कि हमको 370 सीटें मिले, आपका मकसद वो? मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ, आप इस पे तब तक जो भी आपका आंसर हो तैयार करें। अमनदीप, अगर हम देखें तो जिस तरह हम चुनाव में जा रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ और चीजें आ रही हैं जिसकी घोषणा हालांकि की गई थी, लेकिन चुनावी मौसम में वो ज्यादा परिलक्षित होती है, जैसे सीए। तो आप क्या समझते हैं प्रमुख विपक्षी दल होके कि सीए और एनआरसी पिछले 5-7 सालों में सिर्फ एक चुनावी जुमला बन के रह गया है, क्योंकि इस पे कोई प्रभावी कार्य हुआ नहीं है? और जब प्रभावी कार्य करने की कोशिश की गई थी तो उसमें बहुत सारी अड़चने आई थी। उन अड़चनों को किस तरह से गवर्नमेंट ने टैकल किया था? ये लगता नहीं कि भाजपा उस पर पूरे, क्योंकि भाजपा जो काम मनोयोग से करती है वो कर ही देती है। जैसे 370, हालांकि 370 अभी हटी नहीं है, 370 के प्रावधानों को ही इस्तेमाल करके कश्मीर के रूल को थोड़ा चेंज किया गया है।
370 अभी उसमें लिखा हुआ है कि 370 कई प्रावधानों का इस्तेमाल करके, लेकिन भाजपा जो चाहती है वो कर देती है। और सीए एनआरसी को अगर देखिए तो आप प्रतिपक्षी दल की तरह कैसे सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला बन के रह गया है, चाहे वो आपका बंगाल में चुनाव के समय आ जाता हो या अभी फिर सीए की बात हो गई है, या आपको लगता है कि इस बार इसको इम्प्लीमेंट करा ही लिया जाएगा अप्रैल के पहले? देखिए सर, आपने तो एक सीए का एग्जाम्पल लिया है कि चुनावी जुमला है या चुनावी रूप से सरकार उसको उठाने का कार्य और प्रयास करती है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी गारंटी अभी तक सरकार लेकर आई है धरातल पर, सब जुमले हैं। इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि किस पर अब सरकार द्वारा ये भी कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई दर कम करेंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे, पेट्रोल डीजल पर रोकथाम लगाएंगे। ये जो सारी चीजें हैं, देखिए ये सारी धरातल की चीजें हैं। और पेट्रोल डीजल तो बहुत बड़ी बात है, दूध दही नमक सब पर जीएसटी लगा है, सब पर जीएसटी लगा है। आप मुझे ये बताइए, ये वो सरकार है घोटाले में, कोरोना काल का जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, हमारे प्रदेश में उसका घोटाला हो रहा था। आप बताइए, इनके पास ऐसे मुख्यमंत्री है, आपके पास इनके पास ऐसे मुख्यमंत्री है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा कहा गया था कि जो पलायन कोरोना में हमारे बाहर के बच्चे हैं वो यहाँ पर उनके लिए नौकरियां नहीं है। आप बता दीजिए, आपके यहाँ ये वो सरकार है, इनके लेटर, इनके मुख्यमंत्री के कार्यालय से खनन के ट्रकों के लिए लेटर लीक होते हैं। ये वो सरकार है। आज भी हमारा युवा बेरोजगार है, लाठीचार्ज इनके द्वारा पुलिस द्वारा कराया जाता है हमारे युवाओं पर। आज भी हमारे ऐसे युवा है, उपनल के कर्मचारी है, आज भी धरने पर बैठते हैं। महिलाएं आज भी प्रदेश की हमारे लिए अपना हक मांगती है। आज भी हमारे प्रदेश से पलायन नहीं रुक रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार द्वारा क्या किया गया? हमने बताया आपको सरकार के अंदर किसने क्या किया? आप मुझे बताइए, आप बताइए कांग्रेस ने सिर्फ दिया हमारे प्रदेश में बढ़ाने का माननीय जगदीप जी कैसी बात कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार नहीं किया है हमारे प्रदेश के अंदर, जितने रोजगार हमारी सरकार ने दिया है, आप हमें बताइए आपने कितना रोजगार दिया? प्रदेश में टिके हुए आप बात कर रहे हैं आप काम बता दीजिए कि आपने इस सरकार के प्रयास किया। आपसे डिबेट नहीं होती, आप मैं बोलो हमारे प्रदेश हमारी सरकार ने वो कार्य। इसमें एक छोटा सवाल फिर मैं आपके पास लूंगा। देखिए ये बात ठीक है कि आपने पहले मैं आप ये बात ठीक है कि आपने बहुत सारी चीजें गिनाई, पर जनता भी तो देखती है ना। आप जैसे आप कह रहे हो गैस के दाम बढ़े, तो गैस के दाम जब पहले बढ़े तो जिस तरह का विरोध हुआ था जन में आके, उस तरह का विरोध क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं होता? जनता ये जरूर आपकी ओर भी देख रही होगी। मैं इस सवाल पे लौटूंगा, मैं चलता हूँ संजय सर के पास। सर अगर हम देखें, चुनावी बयार फिर आ गई है, उत्तराखंड में फिर 5 सीटों की बात है, कुछ सीटों पर डिक्लेरेशन हो गया है, कुछ किसी पार्टी ने डिक्लेयर अभी नहीं किया, अपने हाथ होल्ड करके रखे। अगर हम समसामयिक रूप से देखें तो चुनावी वादों को देखते हुए और 23 साल के तरुणाई को के बाद भी इस प्रदेश को किसी भी यही दोनों पार्टियां हैं, एक 10 साल और एक 13 साल, तो आज के दिन ये बड़े आराम से एक दूसरे को कह देते हैं कि साहब आपने अपने समय पे काम नहीं किया। भाई नहीं किया तभी तो आपको लाए हैं, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। और आप ही दोनों हैं इस 23 साल के लिए, जो भी अच्छा या बुरा इस प्रदेश के साथ हुआ। तो एज एनालिस्ट जरूर हम आपका व्यू जानना चाहेंगे कि 23 साल में क्या चीजें हैं जो इस प्रदेश को मिलनी चाहिए थी, और वो चीजें राजनीतिज्ञों, किसी भी पार्टी का हो, राजनीतिज्ञों की मंशा की वजह से इस प्रदेश को नहीं मिली। देखिए ये समझना होगा कि जब 1990 के बाद 94, 95, 96 का दौर था, तो जो ये आंदोलन चल रहा था इस राज्य को बनाने के लिए, महिलाएं सड़कों पे होती थी, लोग अपना राज मांगते थे कि पहाड़ का राज दो, पहाड़ पे दो, अभी दो। जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ, जिसपे संघर्ष हुआ, जिसपे महिलाओं ने इतना मतलब त्याग किया, यह तो हर आदमी मानता है, भले कांग्रेस भाजपा की पार्टी न माने, वह उद्देश्य कहीं से पूरे होते हुए नजर नहीं आते, और न अभी लगता है कि आगे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप पलायन देखिए नहीं रुक रहा है, स्वास्थ्य की पहाड़ों पे स्थिति देख लीजिए,
शिक्षा का देख लीजिए, टीचर हैं लेकिन जाते नहीं है, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिस पे काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं रवि जी, अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव पे मैं कहूंगा कांग्रेस आज भी भारतीय जनता पार्टी को 2014 की भाजपा मान के चल रही है। यह भाजपा 2014 की नहीं है, भाजपा 2024 की है। अमित शाह जी की पार्टी है, मोदी जी की पार्टी हो गई है। और अमित शाह जी और मोदी जी अगर चुनाव में जा रहे हैं तो जो आपने 270 की बात की, 3 तलाक की बात की, चाहे सीए की, चाहे एनआरसी की, हर चीज चुनाव के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अगर इस बात को नहीं समझ पा रही है, कांग्रेस पार्टी सोच के चल रही है कि भाजपा 14 के भाजपा से लड़ रही है और 24 में जीत जाएगी, तो वह जिंदगी में ये चीज उसके ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। उसको समझना पड़ेगा कि 24 में अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी की भाजपा से लड़ने जा रही है। जो सांस भी ले रहे हैं उस सांस को वोटर की दृष्टि से लिया जा रहा है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन दिखाई देता है कि हर पल चुनाव के लिए भाजपा तैयार है। और चुनाव के लिए नहीं तैयार है, जीत की भूख दिखती है, वो जीतना जानते हैं। जीतने के लिए वो सब कुछ, आप उनके हर चीज में जीत है। राजनीतिक रूप से कोई भी काम कर रहे हैं तो जीत के लिए कर रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हो, आप भी मीडिया में हो, हम लोग भी सामाजिक रूप से हैं। जब तक आपको जीत की एक भूख नहीं होगी, जीत आपको नहीं मिलेगी। जिंदाबाद करने से जीत नहीं मिलेगी, भीड़ इकट्ठा करने से जीत नहीं मिलेगी। भाजपा ने कांग्रेस से सीखा, सत्ता में काबिज हुई। आज कांग्रेस को जरूरत है भाजपा से सीखने की, जीत की भूख अपने अंदर लाने की। तो रवि जी, कांग्रेस को ये चाहिए कि पूरे देश में अगर वो सत्ता में वापसी चाहती है तो उसको भाजपा की तरह काम करने की जरूरत है। रवि जी। धन्यवाद। संदीप जी, अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपके एक सांसद ने कहा कि 370 इसलिए चाहिए कि हमको संविधान को रिप्लेस करना है। दूसरा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं मीडिया में भी परिलक्षित होती हैं, कुछ ऐसे वीडियो चल जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि साहब युद्ध बंद करा दिया था, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा को जब एक कॉन्फिडेंस है, एक दिखता भी है आपको कि आप एक्टिविटी बहुत ज्यादा आगे हैं, तो इस तरह के इनिशिएटिव्स लेके आप क्या कहना चाहते हैं, क्या परिलक्षित करना चाहते हैं? देखिए, एक स्ट्रैटेजी तो ये समझ में आती है कि आप जो है एक्सट्रीमिस्ट को इकट्ठा करना चाहते हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि अगर आप ये कहें संविधान बदलना चाहते हैं तो देश में कुछ ऐसे भी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कहेंगे हाँ बदल ही डालो, ठीक बात है। और दूसरा ये है कि जब आपके पास आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है तो उस क्रेडिबिलिटी को किसी जगह से युद्ध के बीच में लोगों को निकाल लेना ये बड़ी बात है, और वो आपने किया है। फिर उसमें ये झूठ चलाना और ये आपके बाकायदे आपके नेताओं द्वारा ट्विटर पे है, तो झूठ चलाना कि युद्ध रोक दिया गया था, जिसको आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने खुद ही कंट्राडिक्ट किया था। इस तरह की चीजों को आप लेके आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अब आप देखेंगे जो यूक्रेन और जो रूस का जो युद्ध हुआ, उसमें आप देखेंगे जब भारत का फ्लैग लेकर के कोई निकल रहा था तो दोनों तरफ से जो है युद्ध रोक दिया जा रहा था। और इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान हमेशा हमारा विरोध करता है, हमारे देश का विरोध करता है, वहां के नागरिक भी यदि यूक्रेन के अंदर कोई बचे हैं तो तिरंगा लेकर के हाथ में जब वो निकले तब जाके उनको जो है बाहर निकले, तो ये भारत का सम्मान है। और मैं जहां तक मैं कहना चाहता हूं, तो तीसरा जो टर्म हमने बड़े काम के लिए कहा, बड़े काम का मतलब है कि अभी भारत 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बना विश्व के अंदर, और मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार आएंगे तो तीसरी आर्थिक शक्ति जो है भारत होने जा रहा है। इस और हम काम करने को लेकर तैयार। अब आप देखेंगे यूसीसी को लेकर के जो हमारा संकल्प है, यूसीसी उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ है, आसाम उसकी ओर बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ यूसीसी आएगा, और जो जन कल्याण के काम तो सारे काम हो गए, परंतु फिर भी यदि कोई काम रह गए हैं तो निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ा करके, और जो मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम पुनः भारत को जो जगत गुरु बनाने का काम करेंगे, कुछ और बढ़ाने का काम करें। आप देखेंगे योग को पूरे दुनिया ने सहारा है, पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति का लोहा माना। अब आप देखेंगे पहले कहते थे जो हमारा जो मोटा जो अन्न था, 3 मोटा अन्न खाने पड़े। अब आप देखेंगे मोटा अन्न जो श्री अन्न का नाम देकर के मोदी जी ने किसानों के उन्नति और प्रगति के द्वार खोलने का काम किया, और आज विश्व का सबसे बड़ा श्री अन्न के क्षेत्र में यदि कोई बाजार बनने जा रहा है तो भारत बनने जा रहा है। और श्री अन्न के माध्यम से यहाँ के जो हमारे किसान हैं, निश्चित रूप से उनके चेहरे पर खुशहाली आने वाली, तो ये बड़े काम होने हैं। और
निश्चित रूप से कहीं कोई संशय नहीं है, कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न नेता है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, नीयत भी है और नीति भी है। हमारी नीति है सुनीति। सुनीति के आधार पर हम देश का विकास करना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता बनी रहे, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। और जहां तक मैं कहना चाहता हूं, आप देखेंगे उत्तराखंड कुछ चीजों में जो मॉडल बनने जा रहे हैं देश के अंदर, सख्त नकल विरोधी कानून यदि किसने लाने का काम किया तो धामी जी ने लाने का काम किया। मैं धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज आप देखेंगे कि आज एक एक बच्चा 5-5, 6-6 जो पेपर में निकल रहा है और उसके पास इतने ऑप्शन हो जा रहे हैं, वो निर्णय नहीं कर पा रहे कहाँ जाऊं। मतलब यही काम हमने किया। और दूसरा काम मोदी जो धामी जी ने किया है, सख्त जो है धर्मांतरण का कानून जो है लाने का काम यदि किसने किया है, उत्तराखंड ने लाने का काम किया, धामी जी ने लाने का काम किया। और इतना ही नहीं, सख्त भू कानून के लिए धामी जी ने कहा है कि हम जो सख्त भू कानून इस प्रदेश के अंदर बनाने का काम करेंगे, उसके लिए समिति बनाने का काम किया। निश्चित रूप से उत्तराखंड भी अब मॉडल बनने जा रहा है देश के अंदर। अन्य राज्य हमारा अनुसरण करना चाहते हैं, इसके लिए मैं धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, मोदी जी का अपार स्नेह और प्रेम हमेशा उत्तराखंड के साथ है, चाहे आलवेदर रोड हो, चाहे केदारधाम का विकास हो, बद्रीनाथ जी का विकास हो, और चाहे हमारा जो मानस खंड है, मानस खंड बनने से मानस खंड का जब विकास होगा तो निश्चित रूप से जो हमारा कुमाऊं का जो क्षेत्र है, निश्चित रूप से वहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड की संस्कृति का क्लोजिंग में मैं आपसे भी ये जरूर जानना चाहूंगा कि अगर हम उत्तराखंड को स्पेसिफिक करके देखें, तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो क्या कुछ मुद्दों पे ही आपकी राजनीति सीमित नहीं हो गई? आप क्या सोचते हैं और आप इसको क्या चाहते हैं कि किस तरह से, हालांकि एक मुख्यमंत्री आपके ही थे नारायण दत्त तिवारी जी, उनके समय में बहुत बढ़िया काम हुआ, पर आप क्या चाहते हैं कि उन विजन्स को लेके आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चुनाव में आप कहीं ना कहीं तो पिछड़ते दिख रहे हैं। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि विजन जो कांग्रेस का है वो बिल्कुल क्लियर है। पहले भी विकास कांग्रेस ने किया, इस देश को बढ़ाने का कार्य, प्रदेश को बढ़ाने का कार्य। इससे पहले भी मैंने कहा कि जब उत्तराखंड पौधा था, उसे पेड़ बनाने का कार्य कांग्रेस ने किया और निरंतर योजनाएं ला के हमारे युवाओं को रोजगार देने का कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया, काम किए। और ये इसका कोई इसमें कोई मैं कहूँ कि कोई झुटला नहीं सकता इस चीज को कि किस प्रकार से सरकार ने कार्य किया। और आगे भी विजन क्लियर है और निरंतर। अभी जो बात आपने कही इससे पहले कि कांग्रेस विपक्ष का रूप निभा रही है, लेकिन धरातल पर कोई चीज नजर नहीं आ रही। मैं एक चीज समझता हूँ, देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, लेकिन इस चीज को कभी ना कभी मैं भी सोचता हूँ कि ये चीजें, देखिए मैं युवा हूँ, समय निरंतर मीडिया और सोशल मीडिया पर सरकार, देखिए जो निरंतर सरकार प्रयास कर रही है और भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं और भाजपा की तरफ से जिस प्रकार से टीआरपी बढ़ाई जाती है एडिटिंग के माध्यम से, जिस प्रकार से भी मान लीजिए, उस पर हमारी पार्टी को कार्य करना है। और इस चीज को हमें, मतलब मैं निरंतर अपनी पार्टी के अंदर भी ये बात उठाने का कार्य करता हूँ। अगर हम पूरी बहस पे ध्यान दें तो अभी सिर्फ इतना ही इस आज का निष्कर्ष निकलता है, मैं संजय सर से मुखातिब हूँ, कि इस बहस का सिर्फ इतना ही निकलता है कि कहीं ना कहीं भाजपा बहुत एग्रेसिव रूप में आगे बढ़ रही है, अपने कामों को रख रही है, जबकि कांग्रेस अभी भी थोड़ा 2 स्टेप पीछे। चुनाव बिल्कुल सन्निकट है, कुछ दिनों में तारीखें भी डिक्लेयर हो जाएंगी। तो संजय सर, आप इस पे सिर्फ इतना कमेंट कीजिए कि क्या ये स्थितियां आगे चल के भारतीय राजनीति के लिए, जहां पे ये माना जाता है लोकतंत्र में कि विपक्ष भी बड़ा मजबूत होना चाहिए, हम उस तरफ कहीं बढ़ रहे हैं या वहां से कहीं चूक रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को एक बार मंथन करने की, चिंतन करने की जरूरत है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो उनके नेता हैं, उन नेताओं का उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन संदीप जी ने जो बहुत अच्छी बात कही कि न नीति है, न नीयत है, न नेता है। मैं राष्ट्रीय स्तर पे तो इस बात को नहीं मानता, लेकिन उत्तराखंड में हकीकत में न इनके पास नीति है कोई, न इनके पास नीयत है कि कैसे किया जाए। आपस में लड़े मरे पड़े हैं और हकीकत में न इनके पास नेता है। हरीश रावत जब भी होता है खुल के सामने आते हैं और कुछ ऐसा करके चले जाते हैं जो कांग्रेस के लिए दुखदाई होता है। तो कांग्रेस को अगर वापस आना है तो राष्ट्रीय स्तर पे जो उसके थिंक टैंक कहे जाते थे, जिनकी वैल्यू होती थी, उनके साथ बैठ के राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस को कैसे पटल पे लाया जाए, उस पर विचार और मंथन करने की जरूरत है। रविशंकर जी, आज हम इस नोट पे इस कार्यक्रम को अभी समाप्त करेंगे। बहुत ही सार्थक चर्चा रही। और जहां तक चुनावी परिवेश की बात है, चुनावी परिवेश में उत्तराखंड की अपनी मजबूरियां
सारे चीजों को लेके दूर करने की जरूरत है। उसमें सत्ता पक्ष का भी सहयोग चाहिए, जो हमारे विपक्ष है उनका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि जहां तक हमारे इस चुनाव की बात है, चुनाव दर चुनाव अगर हम पिछड़ते रहे तो उत्तराखंड में हम कहीं ना कहीं जाके एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाएंगे कि वहां से वापस लौटना, हालांकि आज भी मुश्किल है, पहाड़ बिल्कुल बंजर हैं, वहां पे कहीं कोई नहीं है, वापस कोई नहीं लौट रहा है, पलायन बढ़ ही रहा है। फिर भी ये जरूरत है, समय की आज की जरूरत है कि पक्ष और प्रतिपक्ष हम सारे उत्तराखंड वासी अगर इन चुनावों का ही सहारा लेके अपने प्रदेश को कुछ और भी अच्छा दे सकें या कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। आगे हम लोग इस पे और बहस करेंगे, दूसरी बहस हम इस पे लेंगे। इसके साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।